विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इसमें दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने पहले भी ज्ञात की थी, लेकिन उस समय जब हमने ज्ञात की तब कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र का हवाला हमने नहीं दिया था। हमने ये कहा था कि एक निकाय है जिसमें दो आवेश है और उसकी स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी। उस समय जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तब हमने कहा था कि इस निकाय को किसी विशिष्ट स्थिति में ला करके स्थापित करने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और उसमें हमने बारी बारी से देखा था, हमने कहा था कि पहले आवेश को लाने में कितना कार्य किया जा रहा है, दूसरे आवेश को लाने में कितना कार्य किया जा रहा है, ये चीजें हमने निकाली थी, आपको शायद याद भी होगा। ठीक वैसा ही हम आज कुछ करने वाले हैं। उस टॉपिक और इस टॉपिक में सिर्फ अंतर इतना सा है, जब हम कहते थे कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, जब हम पहले आवेश को लेकर के आते थे, हम कहते थे भाई पहले आवेश को अनंत से किसी बिंदु ए तक लेकर आए हैं, तो यहाँ पर पहले से कोई भी विद्युत क्षेत्र ऐसा उपस्थित नहीं है जो इस ए बिंदु पर विभव उत्पन्न कर सके, इसलिए कार्य W1 बराबर 0 कहा जाता था। और फिर हम कहते थे कि दूसरे आवेश को बी बिंदु पर लाया जा रहा है, तो बी बिंदु पर इस ए बिंदु पर उपस्थित आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाया जाता था, इसलिए जो कार्य होता था W2 उसे हम कहते थे लाया गया आवेश, और पहले से उपस्थित आवेश V1 का विभव V1, और ये हम लेते थे R दूरी पर। तो ये का यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है। कंडीशन सिर्फ ये है कि जब हम पहले आवेश को लेकर के आ रहे हैं तब भी कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, और जब दूसरे आवेश को लेकर आ रहे हैं तब भी कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। मान लीजिए एक बाह्य विद्युत क्षेत्र, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं विधिवत रूप से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए आपके पास में कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा किसी भी दिशा में हो सकती है, अभी हम उस पर कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। उसका परिमाण क्या होगा इस पर भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये पता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र है। इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेश Q1 और Q2 को हम लेकर के आ रहे हैं, जो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के केंद्र से, ये मान लीजिए बाह्य विद्युत क्षेत्र इतने भाग में फैला हुआ है, तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के केंद्र से पहले आवेश को हम R1 दूरी पर ला करके स्थापित करते हैं। कहां से? अनंत से। और दूसरे आवेश को भी अनंत से किसी विशिष्ट बिंदु पर ला करके स्थापित कर देते हैं, और वो जो विशिष्ट बिंदु है वो मान लीजिए वो है बी बिंदु। वो विशिष्ट बिंदु क्या है? बी बिंदु। इस बी बिंदु पर हम ए बिंदु पर पहले आवेश को लाए, दूसरे आवेश को बी बिंदु पर लाए। बी बिंदु पर जब इस आवेश को लेकर गए तो मूल बिंदु से इस बी बिंदु की जो दूरी है वो है R2, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है R12 या R21। एक ही बात है, हमें सिर्फ दूरी से मतलब है, हमें दिशा से मतलब नहीं है, क्योंकि हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास में एक विद्युत क्षेत्र है E, इसमें दो आवेश Q1 और Q2 को, जो कि एक दूसरे से R12 दूरी पर स्थित है, इस दोनों आवेशों के निकाय को मूल बिंदु के सापेक्ष R1 व R2 पर अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो भी कार्य किया जाएगा उसे वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। हम एक निकाय को फिर से समझ लीजिए। एक निकाय है जिसमें एक आवेश Q1 है, उसे हमने ला करके A बिंदु पर स्थापित कर दिया है। इस A बिंदु के विद्युत क्षेत्र के केंद्र से यानी मूल बिंदु से जो दूरी है वो है R1, और जो दूसरा आवेश आया है B, उसकी जो मूल बिंदु से दूरी है वो है R2। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है R12। ठीक है। अब हम समझते हैं कि इस आवेश, इस निकाय को, Q1 और Q2 आवेश के इस निकाय को अनंत से, Q1 और Q2 आवेश के इस निकाय को अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बल लगाकर लाने में कितना कार्य किया जाता है, ये कार्य हम निकालना चाहेंगे। तो हम देखते हैं बारी बारी से, पहले आवेश के लिए, फिर हम कहेंगे दूसरे आवेश के लिए। तो मान लीजिए पहला आवेश, इस पहले आवेश को हम अनंत से लेकर के आए हैं और ला करके ए बिंदु पर स्थापित कर दिया। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अनंत से हम एक आवेश को लेकर के आए हैं, ए बिंदु पर लाकर स्थापित कर दिया है। जिस विद्युत क्षेत्र में लाए हैं उस विद्युत क्षेत्र के केंद्र बिंदु से इस
Q1 आवेश की दूरी है R1। अब अगर मैं इस A बिंदु तक अनंत से इसे लाने में कार्य निकालना चाहूं तो कार्य W1 बराबर होता है लाया गया आवेश इनटू पहले से उपस्थित आवेश का विभव या पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र का विभव। तो पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र का विभव हम मान लेते हैं V है, और ये कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं हम कहेंगे R1 दूरी पर, क्योंकि जिस बिंदु पर आप लेकर आ रहे हो वहां पर विद्युत विभव आपको निकालना पड़ेगा। ए बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र का विभव जो है वो हम निकाल रहे हैं, तो मान लेते हैं ए बिंदु पर इसका विभव जो है V है, और चूंकि इस विद्युत क्षेत्र का विभव अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको VR1 कहा है, यानी कि पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र का R1 दूरी पर विभव। हमें क्या करना था, देखो सूत्र क्या होता है, W बराबर होता है Q इंटू V। इसमें Q लाया गया आवेश और V पहले से उपस्थित आवेश अथवा आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का विभव होता है। पहले से जो आवेश उपस्थित है या आवेशों का जो निकाय उपस्थित है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका जो विभव है वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। अब हमें ये तो पता है ही नहीं कि पहले से आवेश है कि आवेशों का निकाय है, लेकिन हम मान लेते हैं कि जो भी है उसका विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो रहा है, और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसका कोई ना कोई विभव भी अवश्य ही होना चाहिए, और उस विभव को हम मान लेते हैं V बराबर V मान लेते हैं कितनी दूरी पर, R1 दूरी पर। बच्चों मुझे बताओ कि ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? माइक ऑन करके बताएं, ये लाइन समझ में आई? हाँ बोलिए सर। सर ये आवेश को अपन अनंत से लेके आ रहे हैं ना? बिल्कुल अनंत से लेकर के आ रहे हैं। तो सर ये बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब समझ में नहीं आया सर वहां से। बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए, फिर से मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से समझ लेना। आपको दो आवेश लेकर के आने, एक है Q1 और दूसरा है Q2। पहले हम कह रहे थे कि आवेश Q1 और Q2 को अनंत से किसी बिंदु A और B बिंदु पर लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य। लेकिन जब हम इन Q1 और Q2 को लेकर के आते थे तो इसे जहां हम लेकर के आते थे वहां पर पहले से कोई आवेश या आवेशों का समूह नहीं होता था, अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़े थे उसमें। अब हम कह रहे हैं कि जब हम Q1 और Q2 को लेकर के आ रहे हैं तो पहले से भी आवेशों का एक समूह या आवेश उपस्थित है, या तो एक आवेश है या आवेशों का समूह उपस्थित है। और चूंकि पहले से भी कोई अन्य आवेश, अब मान लेते हैं उसको अपन Q है वो अन्य आवेश, या ऐसे 5-6 आवेश है Q1, Q2, Q3, ये कैपिटल में बोल रहा हूं, Q5, ऐसे 5-6 आवेशों का निकाय है, या तो एक आवेश या आवेशों का निकाय है। और ये जो आवेश या आवेशों का निकाय है ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब अगर मैं इन आवेशों को अनंत से लेकर के आऊं तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी आवेश के निकाय को या दो आवेशों को या n आवेशों को अनंत से लाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है, ये हमने वहां कैलकुलेट किया था। और उस कार्य में हमने कहा था कि भाई पहले आवेश को अनंत से लेकर के आए, कहां पर लाए? ए बिंदु पर, और फिर हम कार्य निकालते थे W बराबर Q इंटू V से। तो हम कहते भाई लाया गया आवेश है Q1 और पहले से उपस्थित आवेश का विभव, तो पहले से तो कोई आवेश होता ही नहीं था, तो विभव का मान कितना हो जाता था? 0। तो W1 का मान अपने पास में क्या जाता था? 0। फिर हम कहते भाई दूसरे आवेश को लेकर के आए हैं, दूसरे आवेश को लेकर आए तो विभव कितना होगा? हम कहेंगे W2 बराबर लाया गया आवेश Q2 इनटू पहले से उपस्थित आवेश का विभव। पहले से कौन उपस्थित है? तो जब हम Q2 को लेकर के आ गए हैं तो पहले से कौन उपस्थित है? Q1 उपस्थित है। Q2 के लिए पहले से Q1 उपस्थित है, Q1 के लिए पहले से कोई भी उपस्थित नहीं था, तो विभव कितना होता था? हम कहते थे विभव होगा भाई V1, कहां पर? R12 दूरी पर, इन दोनों के बीच की दूरी R12। और इस तरीके से हम W2 में V1 का मान रख देते थे। V1 का मान कितना रखा था हमने? तो ये हमने रखा था W2 बराबर Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ नॉट Q2 अपॉन R12। ये मैंने दो आवेशों के निकाय वाले टॉपिक में भी आपको पढ़ाया था और n आवेश के निकाय वाले में भी पढ़ाया था। फिर हम कहेंगे भाई तीसरे आवेश को लाए हैं तो हम कहेंगे भाई उस पर Q1 और Q2 दोनों का ही विभव कार्य करेगा। तो इस तरीके से हम बारी बारी से सबका विभव लगा करके और उनको अनंत से लाने में किया गया कार्य निकालते थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि है तो ये दो आवेशों का निकाय जिसे हम ला रहे हैं, लेकिन जहां हम ला रहे हैं वहां पहले से भी आपके पास में या तो आवेश या आवेशों का समूह उपस्थित है।
तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब हम कहेंगे भाई पहले से उपस्थित आवेश है, तब Q1 को हम लेकर के आए, तो किया गया कार्य W1 बराबर क्या क्या होगा, लाया गया आवेश इनटू विभव, इनटू विभव। किसका विभव, पहले से उपस्थित आवेश या आवेशों के समूह का विभव। अब क्या पहले से कोई आवेश उपस्थित है, तो हम कहेंगे हाँ उपस्थित है। बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब ही यही है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो इस Q1 और Q2 दोनों के अलावा किसी और तीसरे के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। बाह्य का मतलब क्या है, जिसको हम लेकर आ रहे हैं Q1 और Q2 को, इन दोनों के अलावा कोई आवेश या आवेशों का समूह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। यानी कि पहले से कोई ना कोई आवेश या आवेशों का समूह है, और जो पहले से उपस्थित आवेश या आवेशों का समूह है, तो वो इस Q1 पर कोई ना कोई विभव उत्पन्न करेगा। उस विभव को हम मान लेते हैं वो है VR1। ठीक है, उसका मान हम नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र का मान नहीं पता कि वो एक आवेश की वजह से उत्पन्न हो रहा है, या दो आवेश की वजह से उत्पन्न हो रहा है, या 50 आवेश की वजह से उत्पन्न हो रहा है। एकार्थ पारीख, अब बात समझ में आई बेटा, या अब भी कोई डाउट है? क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलो हम बारी बारी से वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। बस हमें क्या करना है, सूत्र ध्यान रखना है। हमारा सूत्र क्या है, W बराबर Q इंटू V। Q क्या है, लाया गया आवेश, और V क्या है, इस Q आवेश के लिए जितने आवेश या आवेशों के समूह पहले से उपस्थित है, उनके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस विद्युत क्षेत्र के कारण टोटल विभव है। ठीक है, तो अब मैं फिर से वापस से बता देता हूं, जो हमने पढ़ा था उसको फिर से समझ लेते हैं एक बार। हम कहेंगे कि किसी आवेश Q1 को अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा W1 बराबर लाया गया आवेश इनटू पहले से जो विद्युत क्षेत्र उपस्थित है उसके कारण जिस जगह इस Q1 को लेकर के आए, तो इस Q1 को हम कहां लेकर के आए, ए बिंदु पर लाए। ए बिंदु मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर है। तो इस R1 दूरी पर कितना विभव लगेगा, तो हम मान लेते हैं वो जो विभव है वो होगा VR1। यहां पर VR1 का मतलब क्या है, VR1 का मतलब VR1 से गुणा नहीं हो रहा। ये जो R1 है वो केवल एक संकेत है। ये संकेत क्या है, ये कहता है कि ये बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण जो भी विभव है वो R1 दूरी पर स्थित बिंदु के लिए लिया गया है। जो भी विभव है वो R1 दूरी पर स्थित बिंदु के लिए लिया गया है। समझे, इस R1 का मतलब क्या हुआ, इसमें एक्चुअल राशि तो V1 है। एक्चुअल राशि तो कौन है, V1 नहीं, V है। और ये R1 क्या है, ये संकेत है कि ये विभव R1 दूरी पर उपस्थित बिंदु पर लिया गया है। R1 दूरी पर कौन बिंदु उपस्थित है, A बिंदु पर। तो जिस बिंदु पर इस आवेश को हम लेकर आते हैं उसी बिंदु का विभव हमें लेना होता है। अब Q1 आवेश को लिया है तो हमारे पास में कार्य आ गया। अब दूसरे आवेश को लेकर आते हैं, दूसरा आवेश कौन है, Q2 आवेश है, उसको हम यहाँ लिया है। ठीक है, और उसको लेकर के आगे तो हम कहेंगे भाई इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा अभी हम पता लगा लेते हैं। तो हम कहेंगे भाई इसमें किया गया कार्य W2 बराबर हो जाएगा Q इंटू V, Q2 इंटू V। लेकिन ये जो V होगा ये कौन होगा, पहले से उपस्थित आवेश या आवेशों के समूह के। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो Q2 आवेश है इसको जब आप लेकर आए हो B बिंदु पर, तो पहले से कौन कौन से आवेश उपस्थित हैं? सर, एक तो Q1 आवेश उपस्थित है और एक जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं वो आवेश उपस्थित है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एकार्थ पारेख ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि एक तो Q1 जो अभी अभी हम लेकर के आए हैं वो उपस्थित है, और एक जो पहले से हमारा जो विद्युत क्षेत्र जिन भी आवेशों की वजह से उत्पन्न हो रहा है वो आवेश उपस्थित है। तो ये जो टोटल विभव होगा वो कितना होगा, हम कहेंगे भाई ये जो टोटल विभव है ये दो तरह के विभव से मिलकर के बना हुआ होगा। ये कितने तरह के विभव से मिलकर के बना हुआ होगा, ये दो तरह के विभव से मिलकर के बना होगा। आप यहाँ देख सकते हो, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। दो तरह के विभव से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एक विभव तो है इस Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव, और दूसरा क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इस B बिंदु पर विभव। दोनों के मान रख देते हैं। तो दोनों को हम अगर लिखना चाहें तो पहले तो मैं इसको लिख दूं कि किस तरीके से हम लिखेंगे। हम कहेंगे W2 बराबर Q2 इंटू, भाई पहले से उपस्थित आवेश एक तो है Q1, उसका जो विभव होगा वो होगा V1,
पहले आवेश का विभव V1 कहां पर, बी बिंदु पर। बी बिंदु कितनी दूरी पर है, R12। हमेशा याद रखना ये दूरी उस आवेश या आवेशों के समूह के केंद्र से ली जाती है जो विभव उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये ए बिंदु पर एक आवेश था, ये पहले से उपस्थित आवेश का केंद्र था, ये दूरी हो गई R1। ये बिंदु बी पर एक और आवेश आ गया, ये जो हमने पहला विभव लिया है वो किसके कारण लिया है, Q1 आवेश के कारण। तो आपको बी बिंदु की दूरी Q1 आवेश से लेनी है, और Q1 आवेश से इसकी दूरी कितनी है, R12। अब इसी में आपको क्या करना है, विभव जोड़ देना। कौन सा, बाह्य विद्युत क्षेत्र का। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विभव को हम क्या कह रहे हैं, V। लेकिन कितनी दूरी पर, तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण विभव है तो दूरी भी आपको बाह्य विद्युत क्षेत्र के केंद्र से लेनी पड़ेगी, और ये दूरी कितनी है, R2। तो ये हो गया R2। ठीक है, ये अपने पास में आ गया, दो विभव का योग हो गया। अब इसमें एक और खास बात जो मैं पहले भी बोल रहा था फिर से बोल रहा हूं, ये जो R12 और R लिखे हैं ये गुणा नहीं हो रहे हैं ब्रैकेट में, ये केवल संकेत है कि भाई ये विभव निकालना है R12 दूरी पर और दूसरा विभव निकालना है R2 दूरी पर। ठीक है, अब इनके मान रख देते हैं अपन। W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V1 पहले आवेश Q1 आवेश के कारण R12 दूरी पर विभव। तो हम सब जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो आवेश विभव उत्पन्न कर रहा है Q1 बटा इस आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर विभव निकालना है। तो Q1 से B बिंदु की दूरी यह है R12। ठीक है, ये बच्चों ये बताओ कि पहला स्टेप जो हमने लिखा है V1 का मान, ये समझ में आया कि नहीं आया। V1 का मान कैसे निकालना है हमने, V1 कौन है, Q1 आवेश यानी बिंदु आवेश के कारण विभव, और बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिस आवेश के कारण विभव है वो आवेश बटा दूरी R12। ठीक है, समझ में आया ये, यस सर। रिप्लाई करें। यस सर। चलो यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें दूसरा, देखो दूसरा कौन है, VR2। अब इस VR2 का मान हमें रखना है, तो इस VR2 का मान हमें नहीं पता है। हमें क्यों नहीं पता है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि ये जो दूसरा विभव है जिस भी विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है वो एक आवेश के कारण हो रहा है कि अनेकों आवेशों के कारण हो रहा है। हमें इस विद्युत क्षेत्र का मान नहीं पता, हमें इस आवेश का मान नहीं पता कि किसकी वजह से ये उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसका मान हम नहीं रख सकते। अभी ये हमारे लिए अज्ञात ही रहेगा। तो हमारे पास में W1 भी आ गया और W2 भी आ गया। पहले आवेश को लाने में कितना कार्य किया ये भी हमने देख लिया, दूसरे आवेश को लाने में कितना कार्य किया ये भी हमने देख लिया। अब अगर मैं कुल कार्य निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा दोनों आवेशों को लाने में कुल कार्य हो गया W1 प्लस W2। ठीक है, लेकिन ये कुल कार्य निकालने से पहले इस Q2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, पहले पद में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, और दूसरे पद में आ जाएगा Q2 इंटू VR2। ठीक है, तो ये जो है ये आप देख सकते हो यहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, ये आप देख सकते हो यहां लिखा हुआ है, सॉरी यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब W1 और W2 के मान रख देते हैं। तो W2 के मान में W1 का मान जोड़ दो। W1 का मान ये रहा, ये ऊपर मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको भी। तो W1 का मान कितना हो गया, W1 का मान है Q1VR1 प्लस W2 का मान ये रहा पूरा का पूरा समीकरण नंबर 2 में Q2VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। बस मैंने इनके जो पद है उनको आगे पीछे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये समीकरण इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र इसका मान कितना है, ये किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका मान कितना है, ये किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम VR1 और VR2 के मान निकाल पाएंगे, अन्यथा हम VR1 और VR2 के मान नहीं निकाल पाएंगे। अभी तो हमने कार्य निकाला है और हम ये कहेंगे कि ये जो कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का मान भी इतना ही होगा जितना कि कार्य का मान है। तो ये कई सूत्र वापस से स्थितिज ऊर्जा में भी हम दे सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा में भी ये कई सूत्र दे सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दो या इसकी जगह के लिए